उनको कितना सपोर्ट दे सकते हैं देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन बिताने के लिए। प्रमोद जी का धन्यवाद, उन्होंने अभी आपके साथ बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की समावेशी शिक्षा के बारे में, और ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। आगामी सत्र से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं और उसमें समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक बच्चा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार से शिक्षा को प्राप्त कर सके और शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ अतिरिक्त जो उसकी गतिविधियां हैं उनमें भी आगे बढ़ सके। हम प्रायः देख रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में ज़्यादातर संख्या सामान्य बच्चों की होती है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो चैलेंज्ड बच्चे या दिव्यांग बच्चे होते हैं। इसमें भी दो तरह के बच्चे हमारे बीच मौजूद होते हैं। एक तो जो शारीरिक रूप से अक्षम है और जिनके ऊपर प्रायः हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन दूसरे वो बच्चे हैं जो लर्निंग डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं और क्लास में जिनको हम सामान्यतः मंदबुद्धि बच्चा या उनके साथी अगर कहें तो बुद्धू बच्चा कह के संबोधित करते हैं। इन बच्चों के ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन दोनों ही प्रकार के बच्चों को एक विद्यालय की जो सामान्य दिनचर्या है उसमें शामिल करने का प्रयास किया जाना, और यह प्रयास केवल और केवल हमारे माध्यम से ही संभव है। सामान्य बच्चों की तरफ हम हमेशा ध्यान देते हैं कि उनको किस तरीके से उनकी बौद्धिक जो कार्यकलाप हैं उनको अच्छा किया जाए, जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो उनकी खेल कूद की गतिविधियां हैं उनमें उनको शामिल किया जाए। लेकिन जब बात आती है इस तरह के हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इन बच्चों के लिए बहुत तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे, चूँकि विद्यालय मुखिया उस चीज़ से जुड़े होते हैं उनको पता होता है, लेकिन जो उनके और साथी अध्यापक हैं या जो बच्चों के साथी हैं उनको प्रायः उन बच्चों की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो जो एक सामान्य कक्षा की परिकल्पना की जा रही है जिसमें हमारे ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उसी तरह से मौजूद हों जिस तरह से सामान्य बच्चे, तो उसका लक्ष्य यही है कि हम खुद को, अपने जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे स्कूल के बाकी सामान्य बच्चे हैं उनको इस तरह से तैयार करें कि वो इन बच्चों को सहयोग दे सकें। और शायद यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं तो आप देखिए कि जो ये चैलेंज्ड बच्चे हैं ये आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो बौद्धिक प्रतिस्पर्धाएं हों, चाहे वो खेल कूद की प्रतिस्पर्धाएं हों। अभी आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक्स हुए, और जहाँ पर हम सामान्य वर्ग में एक एक गोल्ड मेडल का इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर हमारे ये जो पैरा ओलंपिक एथलीट्स थे इन्होंने मेडल्स की झड़ी लगा दी थी। बौद्धिक क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत अच्छे लेखक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और हमारे बीच में विभिन्न विभागों में भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे जिले में गीता जयंती कार्यक्रम हुआ, मंगलपुर से हमारी संस्कृत की पीजीटी थी, स्पेशल चैलेंज हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया कि स्टेट लेवल पर उनकी टीम ने संस्कृत संवाद प्रतियोगिता में तृतीय स्थान स्टेट में हासिल किया। तो ये उनका जज्बा था कि जहाँ हमारे सामान्य टीचर किसी प्रतियोगिता में बच्चों को ले जाने के लिए डरते हैं, अपनी सारी अक्षमताओं के बावजूद वो अपनी टीम को वहाँ पर लेकर गई। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब बारी हमारी है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हम इनको किस तरह से स्पेशल फील ना कराते हुए अपने जैसा फील करा सकते हैं। तो इसी के लिए ये आज की जो हमारी वर्कशॉप है ये आयोजित की गई है, ताकि हम अपने विद्यालयों में जाएं। जो हमारे आईडी सेंटर्स के स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पेशल टीचर्स हैं, वो इन बच्चों को देख लेते हैं, लेकिन जो दूसरे स्कूल्स हैं जहाँ पर हर वक्त स्पेशल टीचर मौजूद नहीं है, वहाँ पर इन बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाए।
तो उनकी देखभाल दो ही लोग कर सकते हैं, या तो उस विद्यालय के अध्यापक या उस विद्यालय के बच्चे। तो उनको सेंसिटाइज करना हमारी ड्यूटी है और यही इस वर्कशॉप का उद्देश्य है। तो मैं अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से आग्रह करूंगी कि आज की ये वर्कशॉप समाप्त होने से उनका कार्य थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये पीपीटी उनको शेयर कर देंगे, वो अपने ब्लॉक में उन सभी स्कूल्स के अध्यापकों की एक इसी तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जरूर आयोजित करें जो स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि इन बच्चों के चैलेंजेस क्या हैं। क्योंकि कई बार शायद हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि इन बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, और ये ध्यान दिलाने के लिए ही इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी जब हमारे सभी अध्यापक और इस तरह के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हमारे स्पेशल कैटेगरी के सभी स्टूडेंट्स को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको तो हम ध्यान दे लेंगे, हमारे बच्चे भी ध्यान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, टीचर्स भी ध्यान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर जो हमारे स्लो लर्नर बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर आती है कि जब हम उनको रेगुलर क्लासरूम के अंदर लेकर आते हैं तो क्लास में जो एक नॉर्मल टीचिंग होती है वो उनको समझ में नहीं आती है, और ज़्यादातर शिक्षकों के सामने ये दिक्कत होती है कि उनका असेसमेंट कैसे करें। हमारे विभाग के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं और उस नॉर्म्स के अंतर्गत हम उन बच्चों की परफॉर्मेंस को किस तरह से जज करें और किस तरह से प्रेजेंट करें। तो इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं स्पेशल चाइल्ड्स के लिए कि उनके लिए एक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना या 100% सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। आप एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं उन बच्चों की काबिलियत के हिसाब से, उनके लर्निंग लेवल के हिसाब से, उनके स्पेशल टीचर्स के सहयोग से कि हमने उनको 20% सिलेबस कराना है या हमने उनको 10% सिलेबस ही कराना है। और अगर उतना सिलेबस वो कवर अप कर सकते हैं तो आप उनको नेक्स्ट क्लास में भेज सकते हैं। और जहाँ कहीं भी किसी तरह के रिमार्क की आवश्यकता है आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि ये फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं और हमने नॉर्म्स में रिलैक्सेशन देते हुए इनको नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड किया हुआ है। तो थोड़ा सा हमको ये स्लो लर्नर वाले बच्चों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमारे बीच बीच में जो स्पेशल टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं और आप लोग उसके संपर्क में रहें। उनके लिए जो भी विभागीय नॉर्म सेट किए जाते हैं उनकी जानकारी आप स्वयं लेते रहें और उनके लिए प्रयास करें। पीछे हमारे विभाग की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया था कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी उसमें सामान्य बच्चों के साथ इस तरह के फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को जरूर शामिल किया जाता था। तो कई बार विभाग की तरफ से इंस्ट्रक्शन ना भी हो तो भी हम इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करा सकते हैं। अभी पीछे कुछ स्कूल्स में 2 प्रयोग किए गए, अभी यहाँ भी चर्चा की गई जैसे असंत के स्कूल की कि उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया। वो भी एक अच्छा सराहनीय प्रयास है। और आप लोग भी प्रेयर के अंदर भी जो आपके प्रेयर बोलने वाले बच्चे हैं, नेशनल एंथम वाले बच्चे हैं या इस तरीके की जो भी गतिविधियाँ आप प्रेयर में करते हैं उसमें भी इन बच्चों को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये बच्चे सक्षम हैं तो आपका जैसे मिड डे मील का वितरण है या स्कूल की असेंबली के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मतलब आप अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा शिद्दत से पूरा करेंगे बनिस्बत एक साधारण बच्चे के। ऐसा मैंने महसूस किया है। तो इस तरह के आप लोगों के सामने और भी नए नए विचार हो सकते हैं। जब आप उन बच्चों से बात करेंगे, उनके साथ रहेंगे तो नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, उनको आप अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नया आने वाला इन्वायरमेंट होगा इन बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा और सबसे अच्छी बात है कि हम इन बच्चों को अपना सपोर्ट दे पाएंगे। और ये जो एक पेरेंट्स की चिंता होती है कि हमारे बाद क्या होगा, इस चिंता से अगर हम इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर दूर कर पाए तो वो हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा इस सोसाइटी के लिए। और शायद हम लोग बहुत लकी हैं इस चीज़ के लिए कि लोग बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज़ करते हैं, बहुत पैसे लगाकर इन लोगों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और शिक्षा विभाग में रहते हुए हमें बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के
इस तरह का काम करने का अवसर मिल रहा है, तो हमें इस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और जो एक सरकार की और विभाग की परिकल्पना है एक स्वस्थ कक्षा कक्ष के वातावरण की सभी बच्चों के लिए, वो हमारी परिकल्पना जरूर साकार होगी। हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे और